नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से। मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज ये तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने है। हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। हम मुख्य रूप से उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं आइए देखते हैं। जल्दी जल्दी हम सारे के सारे टॉपिक्स देखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए कलर कोड होता क्या है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है और रजिस्टर्स में उसका रेजिस्टेंस है कितना, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर कुछ लाइनें बनी होती हैं। किसी में 4 लाइनें होती हैं तो किसी में 3 लाइनें, मतलब 5 लाइनें होती हैं, और ये लाइनें जो हैं हमको बताती हैं कि उसका रेजिस्टेंस कैसे है। आपसे ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2019 के छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तीनों सेट में। तो वो क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कोड नज़र आ रहा है, कोड है बी रॉय ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन ब्लू ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी ग्रेट वाइफ हु लाइक्स गोल्ड, और उसके बाद में गोल्ड सिल्वर नो कलर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्राउन, आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, ग्रीन मतलब जी मतलब ग्रीन, फिर से बी ये ब्लू है, उसके बाद में फिर वॉयलेट आता है, फिर ग्रे आता है, फिर आता है वाइट, फिर यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर, और फिर नो कलर। इन सब के लिए जो है हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू है। इनके सब के सामने हम न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि ब्लैक के लिए 0 है, फिर ब्राउन के लिए 1 है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स हैं। उसके बाद में मल्टीप्लायर भी है। तो मल्टीप्लायर जो है यहाँ पर देखिए 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। फिर टॉलरेंस की बात करेंगे तो टॉलरेंस के लिए जो है देखिए ब्राउन 1% कलर टॉलरेंस के लिए, रेड 2% टॉलरेंस के लिए, फिर ग्रीन 0.5% टॉलरेंस के लिए, और यहाँ हमको जिससे मेनली मतलब रहता है वो 5%, 10%, और जहाँ कोई कलर नहीं है वहाँ 20% का टॉलरेंस होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से हमको कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो देखिए अ कार्बन रजिस्टर हैज़ अ बैंड, 4 बैंड हैं तो 4 बैंड के लिए जगह बना लेते हैं। पहले देखिए 4 बैंड वाला रजिस्टर आपसे एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो ये हो गया 1 2 3 4। पहला है ग्रीन, दूसरा है येलो, तीसरा है वाइट, और अगर चौथा को कलर नहीं दिया है मतलब यहाँ पर नो कलर है। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रीन है तो ग्रीन के लिए जो है हमारे पास में कलर कोड क्या है, यहाँ देखो ग्रीन के लिए 5 है, उसके बाद में येलो के लिए 4 है, और वाइट के लिए 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, और ये वाइट जो थर्ड वाला स्ट्रिप आता है इसमें 10 टू द पावर वो 9 लगाना है, और उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है प्लस और माइनस 20%। अब यहाँ पर जो है हमको इसका जो है रेजिस्टेंस कितना मिला, 54 × 10 टू द पावर 9 प्लस और माइनस 20%, और क्योंकि रेजिस्टेंस पूछ रहा है इसलिए ओम, ये हमारा आंसर हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 470 प्लस और माइनस 5%, इसको जो है हमको किस में दिखाना है। देखो 2017 का क्वेश्चन है ये और 2019 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमको 470 प्लस और माइनस 5%। तो अब देखिए 4 के लिए हमारे पास में कलर क्या है, 4 के लिए है येलो, 4 के लिए है येलो, उसके बाद में 7 के लिए है वॉयलेट, और 0 के लिए है ब्लैक। तो उसके बाद में 470 और प्लस और तो ब्लैक जो है मल्टीप्लायर देखिए यहाँ पर 10 है तो ब्राउन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा येलो, वॉयलेट, ब्राउन, और प्लस और माइनस 5% के लिए हमारे पास में है गोल्ड। तो इस तरीके से हमको रेजिस्टेंस पता है, इसलिए हम लोगों ने कलर कोड बना लिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ वॉयलेट, ग्रीन एंड रेड। तो हम फिर से जो है बॉक्स बना लेते हैं भैया, और इस बॉक्स में क्या है, 4 की जगह होती है। ठीक है, तो यहाँ है वॉयलेट, यहाँ है ग्रीन, यहाँ है रेड, और क्योंकि नेक्स्ट कलर नहीं है तो नो कलर।
वॉयलेट किसके लिए होता है? 7 के लिए, ग्रीन होता है 5 के लिए, और रेड होता है, देखो रेड होता है 2 के लिए, ग्रीन होता है 5 के लिए, वॉयलेट होता है 7 के लिए। तो हमारे पास में जो है अब क्या इन्फॉर्मेशन आई, ये वॉयलेट मतलब 7, ग्रीन मतलब 5, रेड मतलब 3 और 10⁻3, और यहाँ आ जाएगा प्लस और माइनस 20%। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉलरेंस का जो है जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस 20% हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ रेड का 2 है, सॉरी, तो रेड का 2 है तो यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस पता चला। यहाँ पर फिर से ब्लू है, रेड है और ग्रीन है और फिर नो कलर है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि आपको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है। ठीक है, अब आगे का जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये किरचॉफ लॉ है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किरचॉफ के जो है फर्स्ट लॉ का जो है स्टेटमेंट बताओ, किरचॉफ के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बताओ, और कभी कभी एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन जो है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ हमारे पास में 3 मार्क्स से ज़्यादा के चांसेस नहीं है, इसलिए हम किरचॉफ लॉ को डायरेक्टली जो है नहीं पूछते। मतलब एग्ज़ाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी किरचॉफ लॉ सीखना है क्योंकि उसका एप्लीकेशन हमारे पास बहुत सारा है। तो किरचॉफ लॉ होता क्या है, इसके पहले हम देखेंगे कि हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा, एक रेजिस्टेंस देखा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस के जो है ये दोनों साइड जहाँ से उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, इसको टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं या नॉर्मल वर्ड्स में इसको नोड्स भी बोल देते हैं। एक सर्किट एलिमेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, चाहे वो इंडक्टेंस हो, या फिर वोल्ट मीटर हो या फिर एमीटर हो, इन सारी चीज़ों को इनके पास में, सबके पास में नोड्स होते हैं यानी कि टर्मिनल्स होते हैं। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है जब भी किसी एक सिंगल पॉइंट में 2 या उससे ज़्यादा नोड्स कनेक्ट हो जाते हैं या 2 से ज़्यादा टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको फिर हम लोग जंक्शन बोलते हैं। भाई आप लोगों ने रेलवे स्टेशन देखे हैं, एक नॉर्मल स्टेशन होता है जिसमें सिर्फ 2 एंड होते हैं, इधर से ट्रेन आई उधर से निकल गई। लेकिन आप बिलासपुर की बात करो, रायपुर की बात करो, चांपा की बात करो, वो है जंक्शन जहाँ कम से कम 3 डायरेक्शन से ट्रेन्स आती हैं। तो ये जंक्शन हमको पता चल गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज 0। इसका क्या मतलब हुआ, एक पॉइंट ले लेते हैं ए। अब यहाँ पर जो है मैं जितनी भी इनकमिंग करंट हैं उनको रेड कलर से जो है रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और जितने भी आउटगोइंग करंट हैं उनको येलो कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये येलो कलर के को अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और सोचना है कि क्या यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ए पे? नहीं हो रहा है, तो जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट को वापस जाना चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा? आपसे सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा कि ये 5 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है और ये भी 1 एम्पियर है, तो अब जो है x की वैल्यू बताओ। आप क्या करेंगे भाई, यहाँ देखो टोटल इनकमिंग यानी कि टोटल इसमें जो है करंट आ कितना रहा है, 5 और 3 8 और 2 10। अच्छा, यहाँ पर एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, मतलब उसमें से 2 चले गए, तो अब बचा कितना, 8। तो यहाँ 8 एम्पियर करंट बाहर जा रहा होगा। ये जंक्शन रूल है। हम लोगों को ये समझ में आया। फिर हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि लूप रूल क्या कहता है। लूप रूल कहता है कि कोई एक लूप पकड़ लो और उस लूप के अंदर चाहे बैटरी हो या रेजिस्टेंस हो। भाई हम लोगों ने क्या देखा था कि एक रेजिस्टेंस से जो है जब भी करंट पास होता है, करंट आई पास होता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो V = IR, इतना जो है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है। मतलब अगर यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि 10 वोल्ट का जो है पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि 8 वोल्ट का पोटेंशियल मिले। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप V = IR से निकालेंगे। अच्छा, बैटरी क्या करती है? बैटरी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। मतलब यहाँ पर 0 और यहाँ +12, इस तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी अगर हम लोगों ने सर्किट में लगाया तो ये पोटेंशियल जनरेट करेगी। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास में एक लूप ले लेते हैं। ये हमारा एक लूप है, इसमें हम पॉइंट लेंगे A, B, फिर C, फिर D, फिर यहाँ E और यहाँ F।
तो हमारे पास में एक लूप आ जाता है, लूप A B C D E F और वापस A। जब तक आप जहाँ से निकले थे वहाँ नहीं पहुँचोगे तो वो लूप नहीं बनेगा। अब इसका मतलब ये है, इस लूप का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी चेंजेस इन पोटेंशियल हैं वो कैसे हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक लूप के अंदर नेट पोटेंशियल में चेंज ज़ीरो होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं ये 12 वोल्ट है और ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। तो हम क्या देखेंगे कि R1 IR1 क्यों, क्योंकि V1 है, V1 प्लस IR2 क्योंकि ये V2 है, प्लस IR3 ये क्या है, V3 है। इन तीनों को जोड़ देने से हमको किसके बराबर जो है करंट मिलेगा, मतलब वो पोटेंशियल मिलेगा, बैटरी के बराबर पोटेंशियल मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं प्लस 12 वोल्ट इज इक्वल टू 0। मतलब कुल मिला के एक लूप के अंदर ना तो पोटेंशियल कोई गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, अलजेब्रिक सम इसका क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। ये चीज़ हमको समझनी थी। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको किरचॉफ लॉ का जो है एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं और उससे हमको सर्किट को सॉल्व करने में आसानी होती है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड में जो है सिचुएशन क्या है कि इसके सारे के सारे जो साइड्स हैं वो एक बराबर है और इन सारे के सारे एक बराबर साइड्स का रेजिस्टेंस भी एक बराबर है। अब हमको क्या करना है, किसी भी एक टर्मिनल पॉइंट ए से जो है हम लोगों ने मतलब बैटरी को लगाया और पॉइंट बी तक जो है बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगाने से इसमें करंट फ्लो होगी। इन करंट्स की वैल्यू निकालना है, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। और अगर आप पैरेलल सीरीज़ ये देखते रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसका जो है मतलब रिजल्टेंट नहीं निकल पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को ये देखो, ये सर्किट बन गया, इसमें भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं A B C D E F G, ये सारे हैं। तो अब जो है हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हम इमेजिन करते जाएंगे कैसे कैसे, मतलब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा है, यहाँ पर देखा है कि पॉइंट A से बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी और ये दूसरा टर्मिनल B से कनेक्ट किया। तो हम लोगों को यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि पॉइंट A से करंट यहाँ आ रहा है। अब करंट आया कितना, I, और वो करंट जो है अब क्या हो गया भाई, I से करंट का एक हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जो है जंक्शन लॉ लगाएंगे और जंक्शन लॉ में क्या देख रहे हैं कि एक हिस्सा I करंट यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ से जो है दूसरे भी जो वायर्स हैं उनमें भी करंट जाएगा। वो कितना कितना जाएगा, तो भाई यहाँ पर I है तो वहाँ पर, क्योंकि दोनों वायर आगे जाके सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए I2 करंट हम लोगों ने लिया। आगे बढ़िए, आगे देख रहे हैं कि ये I2 करंट जो है यहाँ पॉइंट D में पहुँचा, तो यहाँ से जो है एक साइड में हम लोगों ने I3 करंट इमेजिन किया है। भाई इमेजिन किया है I3 करंट निकलेगा, तो दूसरे साइड में देखेंगे अगर आप लोग, तो दूसरे साइड में जो करंट आएगा उसका नाम क्या होगा, I2 माइनस I3। देखो यहाँ पर I2 माइनस I3 है, उसी तरीके से यहाँ से भी I2 करंट निकला था और वहाँ से I3 करंट निकल रहा है। अब ये सेम टू सेम करंट क्यों निकल रहा है, सिमेट्री के कारण। तो I3 करंट यहाँ निकला तो यहाँ से I2 माइनस I3 करंट निकला। अब देखो ये वाला I2 माइनस I3 और ये वाला I2 माइनस I3 दोनों जो है यहाँ पर जाके ऐड होने वाले हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए 2I2 माइनस I3, आपको दिखाई दे रहा है 2I2 माइनस I3। अब देखो वहाँ से ये पॉइंट पहुँचा हमारा F, अब यहाँ से करंट स्प्लिट हो रहा है, एक हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा इधर। लेकिन अब आप ध्यान देंगे कि ये वाला हिस्सा I3 करंट लेके आ रहा है और यहाँ पर I2 माइनस 2I2 माइनस I3 में से एक हिस्सा आएगा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों अब जंक्शन C के लिए इनपुट हो जाएंगे और आउटपुट में हमको क्या मिलना चाहिए, I2 मिलना चाहिए। तो आउटपुट में अगर I2 मिलना चाहिए तो यहाँ हमको मिलेगा I2 माइनस I3 और ये वाला भी हिस्सा हो जाएगा I2 माइनस I3। अब जो है ये वाला करंट I2 माइनस I3 और यहाँ से करंट आ गया I3, दोनों जुड़ जाएंगे तो हमको I2 मिलेगा। अब आगे वाले देखिए, यहाँ पर जो I2 माइनस I3 मिला, यहाँ पर I2 माइनस I3 मिला।
फिर हम आगे और बढ़े तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ से I2 करंट हमको जितना वहाँ से निकला था वही सेम करंट यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से भी हमको I2 करंट चाहिए, तो यहाँ पर भी I2 करंट आ गया। अब ये पूरा करंट मिलके ये देखो I1 करंट जो है, जो यहाँ से इससे अलग हो गया था, फिर ये I2 करंट और ये I2 करंट, तो यहाँ से फिर से हमको I मिल जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या लगाया, जंक्शंस लॉ लगाए, और जंक्शन लॉ लगाने के बाद में हमको सारे के सारे करंट्स के बारे में पता चल गया। आगे की क्या बात है, आगे की बात ये है कि अब हम लोगों ने बाहर से बैटरी लगाई है, और बाहर से बैटरी लगाने के बाद में हम अलग अलग लूप उठाएंगे और अलग अलग लूप्स की तरह की मदद से जो है आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि अलग अलग लूप्स क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर लूप एक्स ए बी वाई है, पहले हम लोकेट करते हैं। ये है हमारा पॉइंट एक्स, यहाँ है पॉइंट ए, यहाँ है हमारा पॉइंट बी, और ये है हमारा पॉइंट वाई। इस लूप में मतलब ये वाले लूप में हमको क्या नज़र आ रहा है, हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई एक्स और वाई के बीच में हमको प्लस की बैटरी मिल रही है। मतलब यहाँ पर ये बैटरी मिली और जिसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई रहा होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, प्लस यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, I1। तो प्लस I1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है क्योंकि हम लोग बैटरी ले रहे हैं तो उसको अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं, माइनस ई प्लस I1 इज इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू ई। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए। फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमको जो है लूप एक्स ए डी सी बी वाई दिखाई दे रहा है, एक्स, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ डी, फिर यहाँ सी, और फिर यहाँ बी, और लास्ट में वाई। ये लूप कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखो तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस ई, और उसके बाद में I2R प्लस I2R प्लस I3R प्लस ये वाला देखिए सी बी में I2R इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम वापस पहुंच गए। तो इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देगा क्या कि I2R प्लस I3 इज इक्वल टू ई। अच्छा, ई जो है और किसके इक्वल था यहाँ पर RI1 के बराबर था ई। तो इससे जो है हम लोगों को क्या दिखाई देता है भाई, इससे हम लोगों को दिखाई देता है, यहाँ पर बोल सकते हैं 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1। और ये हमारा इसको जो है, हाँ, ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर बी हो जाता है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक्स ए डी ई एफ जी बी वाई। तो फिर से आइए लगाते हैं एक्स, फिर यहाँ पर इस पॉइंट में है ए, फिर यहाँ पर है ए के बाद में डी, डी के बाद में है ई, ई के बाद में है एफ, और एफ के बाद में है जी, और जी के बाद में है बी, और बी से वापस आ गए वाई में। यहाँ से भी हम लोग देखेंगे तो हमको मिलेगा माइनस ई, और उसके बाद में जो है हम क्या देखते हैं, ए डी में है हमारे पास में I2R प्लस डी ई में है हमारे पास में I2 माइनस I3, और यहाँ पर R प्लस ई एफ में हमारे पास में है 2I2 माइनस I3 इंटू R प्लस, फिर से हम लोग यहाँ आते हैं एफ जी में, तो यहाँ पर हमको मिलता है I2 माइनस I3 इंटू R, और प्लस जी से बी तक आते हैं तो हमको फिर से मिलता है I2R इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये ई को तो उधर भेज देंगे, तो हमारे पास में I2 कितने इकट्ठे हो गए पहले ये देखते हैं, I2 1 और ये I2R 2, तो हमारे पास में 2I2R प्लस यहाँ देखते हैं I2 माइनस I3 1, 2 3 और 4, तो 4I2 माइनस I3 इज इक्वल टू I1 के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि भैया हम लोगों ने
फर्स्ट वाला इक्वेशन ए को यूज़ किया। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आर हटा देते हैं, चलिए आर हटा दो, आर हटाना है, यस। तो अब जो है हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर 2i2 प्लस 4i2 माइनस 4i3 इज इक्वल टू i1। यहाँ से हो जाएगा 6i2 माइनस 4i3 इज इक्वल टू i1। ये हमारा एक और इक्वेशन हो जाता है। या इसको हम जो है आगे देखिए, लूप CDEF, यहाँ पर जो है लूप CDEF कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा C, ये रहा D, ये रहा E और ये रहा F। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या दिखाई देता है भाई, हम जो है एक ही डायरेक्शन में जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो हमको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं I2 माइनस I3 इंटू R प्लस 2I2 माइनस I3 इंटू R प्लस I2 माइनस I3 इंटू R इज इक्वल टू माइनस I3R। हाँ, माइनस I3R इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो है हमको I2 माइनस I3 1 2 3 4 बार मिलता है। 4I2 माइनस I3 इज इक्वल टू I3। अब इस तरीके से जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मिलता है 4I2 इज इक्वल टू 5I3। ये सारे जो सिंपल रिलेशनशिप हैं, इन सारे सिंपल रिलेशनशिप को, इन सारे इक्वेशंस को जब हम एक साथ मिलाते जाएंगे, यहाँ देखिए फिर से एक नया जो है लूप हमको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर जो है जितने जंक्शंस हैं वहाँ पर जो है फिर से हम बात करेंगे। तो इस तरीके से जब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं तब हमको फाइनली जो है इस किरचॉफ लॉ के थ्रू जो है इस सर्किट का जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसका जो है रिजल्टेंट मिल जाता है। हम लोगों ने ये देखा। अब इसका एप्लीकेशन देखो, जो हमारे काम का है वो देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात चल रही है, यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे, पॉइंट नंबर A B C D। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे से करंट आ रही है I। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर I1 नहीं, ये तो यहाँ तो रेजिस्टेंस लगेगा, तो रेजिस्टेंस R1, यहाँ रेजिस्टेंस R2, यहाँ रेजिस्टेंस R3 और यहाँ रेजिस्टेंस R4 है। ये वाला रेजिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया R5। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर R1 डिवाइडेड बाई R2 ये इक्वल हो जाता है R3 डिवाइडेड बाई R4 के, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ये मिल जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाने की सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एट B, मतलब पोटेंशियल एट B मतलब इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा VB और इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा VD, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होता। मतलब ये R5 यहाँ रहे या ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। आपको इसके बेसिस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस में जो है बना हुआ कंसेप्ट है। आप एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज को ध्यान से देखिए और आपको मीटर ब्रिज दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। यहाँ जैसे कि पॉइंट A हम लोगों ने लिया तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट A है। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है, हाँ ये वाला पॉइंट आपको बीच वाला पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए ये R1 है, यहाँ पर R2 है। उसके बाद में यहाँ हमको इस जॉकी की मदद से जो है यहाँ R3 और R4 मिलने वाला है। अब हम क्या देखते हैं कि जो भी प्रपोर्शन R1 और R2 का रहेगा, जो भी प्रपोर्शन R1 डिवाइडेड बाई R2 रहेगा, सेम प्रपोर्शन में हमको यहाँ पर
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ये जॉकी पेन जैसे होता है और ये कनेक्ट कर सकता है। तो ये जो है जैसे ही हम इस वायर के ऊपर लगाएंगे ऐसे, तो वहाँ पर से जो है क्या होगा कि हमको एक लेंथ मिलेगी, एक डिस्टेंस मिलेगा। अब मान लेते हैं कि ये कुल मिला के 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का जो है स्केल है। अब इस 1 मीटर के स्केल में मान लेते हैं कि हमको 40 सेंटीमीटर पे ये वाला पॉइंट मिला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमको क्या पता है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस फॉर्मूला को अगर हम लगाएंगे तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। अब हमारा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पर हम लोगों ने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है हमारा जो R1 है उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। R2 की वैल्यू जो है कहाँ से आ रही है, R2 की वैल्यू हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स से आ रही है, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब जो भी हमको रेजिस्टेंस देना है उतना रेजिस्टेंस हम यहाँ बना सकते हैं। तो अब जो प्रपोर्शन R1 और R2 के बीच में होगा, यहाँ अगर हमको 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस मिलता है, और ये गैल्वेनोमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है बस इतना बताता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने इस पॉइंट पे रखा और गैल्वेनोमीटर में करंट शो होना बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि R3 और R4 के बीच में सेम वही प्रपोर्शन है जो R1 और R2 के बीच में है। हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन देखी थी वो क्या देखी थी कि VB और VD ये दोनों बराबर हो जाएंगे अगर R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, R3 और R4 के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो उनकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जितना ज़्यादा लेंथ वायर का होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो लेंथ के हिसाब से तो हम लोगों ने देखा L1 डिवाइडेड बाई L2, और यहाँ से ये इक्वेशन हमको यहाँ दिखाई देता है कि R1 और R2 के बीच में वही प्रोपोर्शन होगा जो R3 और R4 के बीच में है, और वो प्रोपोर्शन लेंथ के कारण L1 और L2 के प्रोपोर्शन के बीच में होगा। इसको यूज़ करके अगर हमको R1 की वैल्यू निकालना है तो हम R2 की वैल्यू जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोगों ने दी है और जो हमको पता है, तो L1 डिवाइडेड बाई L2, और इस फार्मूला से हमको R1 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आज हम लोगों ने ये चीज़ क्यों डिस्कस की, क्योंकि इस चैप्टर से ये हमको नहीं पता है कि हमसे जो है मतलब मेन हमारे एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। 7 नंबर के लिए ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ पता है कि 8 नंबर का एक इकलौता क्वेश्चन जो कि मीटर ब्रिज से कनेक्टेड वाला क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछेगा। तो अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना है तो मैंने आपको सिचुएशंस बताई और इससे जुड़े हुए वाइवास के बारे में बताया ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। भाई हमारा पर्पज़ है अच्छे मार्क्स लाना, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के ऊपर भी ध्यान देना है। तो आई होप कि आपको जो है आज का ये डिस्कशन समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और वहाँ पर हम PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम सब के सब एक एक करके देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।